गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप लोगों का इस सत्र में। और आज हम 12th के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का संयोजन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या संधारित्र के संयोजन में नॉर्मली हम लोग दो तरह का संयोजन या कॉम्बिनेशन देखते हैं। एक हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी संयोजन, और दूसरा हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर संयोजन। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी संयोजन में हम सेल या बैटरी के साथ कैपेसिटर को इस तरह से ऐड करते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कैपेसिटर को या संधारित्र को इस तरह से ऐड करते हैं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, श्रेणी संयोजन कहलाता है, और इस तरह का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, समांतर संयोजन कहलाती है। तो अब क्या इसमें डिटेल है, उसके लिए सबसे पहले अब इन दोनों तरह के संयोजनों में, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में, संधारित्र के संयोजन में जो दो तरह का होता है, श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर को इस तरह से सजाते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से सजाते हैं। डिटेल से पहले हम लोग आज के लेक्चर में देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं या समतुल्य धारिता कैसे निकालते हैं। तो हम लोग डिटेल से आज देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी संयोजन और समतुल्य धारिता। सीरीज कॉम्बिनेशन and equivalent capacitance। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी संयोजन में समतुल्य धारिता। ठीक है। यह अलग अलग हमेशा लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि श्रेणी संयोजन किस तरह का संयोजन होता है, और फिर हम लोग बात करेंगे समतुल्य धारिता क्या होती है। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम लोग संधारित्र के श्रेणी संयोजन में या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में किस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो जैसा कि आप इससे पहले देख चुके थे कि उस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग किस तरह से उसे एडजस्ट करते थे। इस तरह का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी जो हम सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाएं उसमें कैपेसिटर, यहाँ 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, वो इस तरह से जुड़े होते हैं कि उनमें करंट सेम होता है। आप इस चीज़ को 9th या 10th क्लास में रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन में भी पढ़े होंगे कि करंट सेम होता है। मान लेते हैं हमारा जो ये सेल है, ये सर्किट को कुछ करंट देता होगा, थोड़ा देर के लिए सही करंट देता होगा, तो यदि यहाँ से कुछ करंट गुजरेगी
क्योंकि करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो चूंकि ये एक लाइन में लग रहा है, चाहे ये कुछ भी हो, लेकिन एक लाइन में दिख रही है, इसलिए इस तीनों में करंट सेम होगा। और जब करंट सेम हो, वही ढेर सारे कैपेसिटर्स इस तरह से सजाए हुए हो, इस तरह से एडजस्ट किए हो एक सर्किट में कि उस सारे कैपेसिटर में करंट सेम हो, थोड़ा देर के लिए ही करंट सही, करंट सेम हो, तो उन सारे कैपेसिटर को हम लोग बोलेंगे कि वो सारे कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी संयोजन में है, उसमें विद्युत धारा समान प्रवाहित होनी चाहिए। ऐसा आप 10th क्लास में रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में भी पढ़े होंगे। अब सबसे पहले इसके लिए हम देख लेते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मान लेते हैं ये जो सेल है हमारा, और ये तो हो गया श्रेणी संयोजन। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसका समतुल्य धारिता क्या होता है। तो मान लेते हैं कि यही सेम, मान लेते हैं ये जो हमारा सेल है, इस सर्किट में भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहा है। ये सेल जो है इस सर्किट में भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है, या बोले तो इस सेल के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब सेम सेल हम लेते हैं, यह सेल भी इस सर्किट के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट कर रही है, या इस सर्किट में भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा 3 कैपेसिटर है, जिनकी धारिता C1, C2 और C3 है, और हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी धारिता C है। अब आप इक्विवेलेंट या समतुल्य मतलब समझिए कि यहां भी जो हमारा सेल है, यह इस सर्किट में भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रही है। यहां जो हमारा सेल है, मान लेते हैं वह भी सर्किट में भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है। अब जो हमारा सोर्स है, यहां जो सोर्स है सेल, ठीक है, वो सोर्स या सेल इस सर्किट में भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है। यहां जो हमारा सोर्स है, यह भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहा है। अब ये तीनों कैपेसिटर मिलके जो इफेक्ट पैदा करेगा, यदि ये सिंगल कैपेसिटर वही इफेक्ट पैदा करे, वही प्रभाव दिखाए, तो हम बोलेंगे यह सिंगल कैपेसिटर इन तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट है, या यह सिंगल संधारित्र, अकेला संधारित्र इन तीनों संधारित्र का समतुल्य है। आप इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं कि 3-4 लोग मिलके कोई काम करते हैं, और यदि वही काम एक अकेला आदमी कर दे, तो या तो हम उन चारों लोगों को काम पर रखेंगे या उस अकेले आदमी को काम पर रखेंगे। इसका मतलब काम के मामले में वह चारों आदमी मिलकर जो प्रभाव पैदा कर रहा है, वह अकेला आदमी प्रभाव पैदा कर रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उन चारों आदमी के यह अकेला आदमी समतुल्य है, बराबर है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो वही उसी तरह का बात है, यह सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये तीनों कैपेसिटर मिलके जो इफेक्ट पैदा करेगा सेम सोर्स, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर, ये अकेला वही इफेक्ट यदि पैदा कर दे, तो हम बोलेंगे इन तीनों का यह समतुल्य है, ठीक है। यही हमें समतुल्य संधारित्र निकालना है श्रेणी संयोजन में, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। आप जानते हैं कि करंट का फ्लो सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा, चाहे थोड़े समय के लिए ही फ्लो करे, लेकिन करंट इस तरह से फ्लो करेगा। करंट इस तरह से फ्लो करेगा, और आप कन्वेंशन से पढ़े हैं करंट, निगेटिव चार्ज का फ्लो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब करंट के फ्लो का डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में कहते हैं, या
कन्वेंशन है कि निगेटिव चार्ज का जिधर फ्लो होता है करंट की फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसलिए यदि ये हमारा सर्किट है और इसमें करंट का फ्लो, चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होगा, इस तरह से करंट फ्लो होगा। तो जब करंट इस तरह से फ्लो होगा तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज का फ्लो किधर से होता होगा, इस डायरेक्शन में। करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की होगी और करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज का फ्लो होता है, ऐसा कन्वेंशन है। तो निगेटिव चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। तो निगेटिव चार्ज का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना होगा। तो मान लेते हैं किस तरह से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, तो मान लेते हैं ये जो पहला कैपेसिटर है इसके इस प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन निकला और इस जो हमारा कंडक्टिंग वायर है इससे यहां आया, फिर यही इलेक्ट्रॉन, चूंकि जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही फिर बाहर निकलेगा क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहती है। तो मान लेते हैं करंट का फ्लो चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, तो निगेटिव चार्ज का फ्लो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो निगेटिव चार्ज का फ्लो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आया होगा। तो मान लेते हैं यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण इसके प्लेट पर डेवलप हो गया होगा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, इस प्लेट पर। अब यहां से जब यहां प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ होगा तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो माइनस क्यू हुआ होगा, क्योंकि जितना यदि किसी सब्सटेंस से कोई चार्ज निकलती है तो उस पर जितना अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होती है दूसरे पर उतने ही अमाउंट में निगेटिव चार्ज। तो यहां से माइनस, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा, जो इलेक्ट्रॉन माइनस क्यू चार्ज को कैरी कर रहा होगा वह यहां से आता हुआ फिर यहां से वो इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज जनरेट करता होगा, यहां इस प्लेस पर। चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण यहां पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू जनरेट हुई, इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वह माइनस क्यू चार्ज कैरी कर रहा है, वो आके इस प्लेट पर आया। अब यहां माइनस क्यू चार्ज है, इंडक्शन के कारण इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। अब इस प्लेट पर जो प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ होगा इस प्लेट पर, वो कैसे डेवलप हुआ होगा, वो तब डेवलप हुआ होगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के किस प्लेट पर आया होगा, इस प्लेट पर। तो यहां कैसा चार्ज डेवलप हो गया होगा, माइनस क्यू। अब यहां माइनस क्यू चार्ज डेवलप हुआ तो फिर इंडक्शन के कारण इस प्लेट पर कैसा चार्ज डेवलप हुआ होगा, प्लस क्यू। अब इस पर जो प्लस क्यू डेवलप हुआ वो कैसे हुआ होगा, जब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लेट पर आया गया होगा। तो इस प्लेट पर जब इलेक्ट्रॉन आया होगा तो यहां कैसा चार्ज डेवलप हुआ होगा, फिर माइनस क्यू। इस तरह से हम चार्ज दिखाते हैं। और आप देख लीजिए हर एक प्लेट पर, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, ठीक है। हम इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर प्लस क्यू चार्ज हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इलेक्ट्रॉन क्यों इधर फ्लो कर रही है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के ओर होता है। तो इसका मतलब कन्वेंशन के अनुसार निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, निगेटिव चार्ज का फ्लो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो। यहां मान लेते इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुई, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और फिर इलेक्ट्रॉन आके इस प्लेट पर आया, तो यहां पर माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो गया। अब इंडक्शन के कारण इस पर प्लस क्यू कब हुआ होगा, जब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकला होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो अपने साथ इतने ही अमाउंट में चार्ज ले गया होगा निगेटिव में, तो यहां माइनस क्यू, इंडक्शन के कारण फिर प्लस क्यू, फिर यहां से उतने अमाउंट में यहां इलेक्ट्रॉन आया होगा, इस पर माइनस क्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसको अलग अलग पॉइंट मान लेते हैं, यहां हम ए मान लिए, यहां बी मान लिए, इसके बीच में यहां सी मान लिए, यहां मान लेते हैं हम पॉइंट डी। और आप जानते हैं कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल पर होता है, यहां निगेटिव चार्ज है तो ये लोअर। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है, क्योंकि ये हमारा कंडक्टिंग वायर है, इसका रेजिस्टेंस 0 होता है। तो इसलिए इन दोनों यहां और यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन सेल के टर्मिनल के बीच यदि भी है तो इन दोनों पॉइंट के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगी। अब यहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर यहां भी ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो फिर इसकी हायर पोटेंशियल है, इसकी लोअर है, फिर इसकी हायर है। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब
इन अलग अलग कैपेसिटर के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगी। तो मान लेते हैं इस कैपेसिटर के टर्मिनल के बीच, मतलब पॉइंट ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, सी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और डी और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, और पूरे टर्मिनल ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, अब हम लोग काम करते हैं, और यदि पूरे टर्मिनल ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है और इन अलग अलग पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हम फॉर्मूला पढ़े थे कि किसी भी संधारित्र की धारिता होती है, इसकी धारिता को हम C1 बोले हैं, इसकी C2, इसकी C3, और इन सब को हटा के एक सिंगल लगाएंगे, क्योंकि ये सब मिलके जो इफेक्ट पैदा कर रहा है ये अकेला पैदा कर रहा है, तो ये तीनों का वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो हम यहां सबसे पहले, आपको याद होगा कि हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में पढ़े थे C बराबर, तो यहां हमारा C नहीं, C बराबर उस कैपेसिटर के किसी एक प्लेट पर चार्ज का अमाउंट बाय उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस हिसाब से यदि आप देखिएगा तो यहां इस फार्मूले के हिसाब से यहां C1 क्या हो जाएगा, कितना है अमाउंट चार्ज का, मैग्नीट्यूड Q बाय इनके प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1। यहां से हमारा V1 कितना आएगा, Q बाय C1। ये हमारा पहले का बेसिक फॉर्मूला है। C बराबर Q बाय V होता है, इसीलिए यहां तो हमारा कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर का C1 है, इसके दोनों प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, वो है Q, बट प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम बोले हैं V1। तो C1 बराबर Q बटा V1, यहां V1 निकालना है, ये C1 इधर आएगा, V1 उधर जाएगा, V1 हो जाएगा Q बाय C1। उसी तरह से हम V2 निकालेंगे तो वो हो जाएगा Q बाय C2, और V3 निकालेंगे तो वो हो जाएगा Q बाय C3। और यहां यदि इन तीनों का ये इक्विवेलेंट है या समतुल्य है, और यहां तो एक सिंगल लगा हुआ है और इनके प्लेटों के बीच यही पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, तो यहां जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा C बराबर, और यहां मान लेते हैं चार्ज, यहां से फिर करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव, तो मान लेते हैं कि इधर से इलेक्ट्रॉन की फ्लो होगी, तो इस पर प्लस Q चार्ज और इस प्लेट पर माइनस Q चार्ज डेवलप हुआ होगा, क्योंकि सीधे यहां से यहां आया होगा इलेक्ट्रॉन। यहां C बराबर आप देख सकते होगा Q बाय V, तो यहां से यदि हम लोग V निकालेंगे तो वो हो जाएगा Q बाय C। ये वैल्यू हम वहां पुट करते हैं, तो वहां से आप रख सकते हैं V की वैल्यू Q बाय C, V1 Q बाय C1 प्लस, इसी तरह से V2 निकालेंगे तो आएगा Q बाय C2 बराबर V3, उसी तरह से निकालेंगे आएगा Q बाय C3। इधर आप Q कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, तो यहां होगा 1 बाय C, Q इंटू 1 Q हो जाएगा। यहां आप Q कॉमन ले लीजिए, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। Q से Q कैंसिल हो गया, 1 बाय C बराबर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम किस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं उसका हमारा ये फॉर्मूला है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, इक्विवेलेंट कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस कितना है C। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल सारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। ठीक है, यदि आप इसको हिंदी में देखें तो जो हमारा ये वाला कैपेसिटर है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल, ठीक ना, संधारित्र के धारिता का रेसिप्रोकल यानी उल्टा अन्य सारे संधारित्रों के
संधारित्रों के धारिता के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होती है। या नॉर्मली आप फॉर्मूला याद रखें, यदि ढेर सारा कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, यहां तो हम 3 दिखाएं, यदि 4 भी हो तो 1/c बराबर होगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। यदि इसी तरह का ढेर सारा हो, n हो, तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 1/c1 1/c2 1/c3 डॉट 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 1/cn। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग इस तरह से कैपेसिटेंस निकालते हैं। अगले दिन सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर हम कुछ सवाल देंगे, और जब 2 या 3 रहेगा या जब सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम होगा तो सीरीज में किस तरह से हम उसका रिजल्ट निकालेंगे जिससे आसानी से और तेजी से सवाल को सॉल्व किया जा सके। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है। यदि ये अच्छा लगा हो तो यकीनन आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब पर श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा के नाम से मौजूद है उसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। धन्यवाद। दैट्स इट।